जौनपुर नगर कोतवाली थाना अंतर्गत शुक्रवार को कमला अस्पताल के सामने एक सूटकेस में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी विशाल साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 28 फरवरी को कमला अस्पताल के सामने एक सूटकेस में महिला का शव मिला था। कोतवाली पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू की और 7 घंटे में मृतका की पहचान कर ली। मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका मृतका से कई वर्षों से प्रेम संबंध था। बीच में महिला की शादी हो गई थी, लेकिन विवाद के कारण तलाक हो गया। दोनों की मुलाकात जारी रही। 24 फरवरी को दोनों जौनपुर आए और मछली शहर पड़ाव के पास रुके। 25 फरवरी को किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने लोहे के पलटे से महिला पर हमला कर दिया। महिला के बेहोश होने पर गिरफ्तारी के डर से उसने शव को सूटकेस में रख के रिक्शे से नाले में फेंक दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें आरोपी महिला के शव को ले जाते दिखाई पड़ रहा है। मामले में शनिवार को खुलासा करते हुए एसपी सिटी अरविंद वर्मा ने बताया कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं थे। आरोपी विशाल साहनी वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के मुंडादेव पोस्ट टिकरी का रहने वाला है। लड़की जनपद में स्थित एक शॉपिंग मॉल स्टाइल मस बाजार में नौकरी करती थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का पलटा भी बरामद कर लिया। दोनों एक ही जाति के हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अरविंद कुमार, पुलिस अधीक्षक शहर। वहीं कोतवाली पहुंची मृतक की मां जानकी का कहना है कि उसे न्याय चाहिए। जैसे ही उसकी लड़की को मारा गया है, उसी तरह उस लड़की कौन सी है जो मरी है? मरी अनन्या मरी है। आप क्या लगती है? हमारी लड़की है। कैसे मरी? क्या? अब वहाँ के बचपा में आचाइटी में भर के फेंकले हैं सब मार के। अब विशाल ये मारले और के मारी हम तो देखबा ना कहीं। विशाल मरले हैं। कौन है विशाल? कौन है? ये है पकड़ाए ले रहलन है। कैसे जानते हैं? आपकी लड़की कैसे जानते थे? उसकी सहेली पहचानी है। सहेली आई, सहेली पहचानी ना कहीं। लड़का पूछाल कि कौन लड़का, 2 लड़का रहल ना, हम कहीं कौन लड़का है में से तो बतैली कि यही लड़का है। सहेली बगल में रही ना, सहेली नहीं, बगल में पढ़वाइया लड़की है। निकल आवत रही ना तो बेग चैती कपार पर निकलल जाते हैं तो लड़की देखलिन तो कहलन की कहना से कि हमारा हम लेके जाते अनन्या कह देना कि रूम पर आ जाना। बस क्या ये लड़का आपके घर पहले जाता था? आपके घर ये लड़का पहले जाता था? पहले बोला तो नहीं, फिर छोड़ दे रही। कहा मम्मी अब हम ना हम जो करो बोला तो नहीं, अब हम ना बोले। वो लड़का से हम ना बोले। कैसे का भर, कैसे मारलस, कैसे कर हमें ना पता, मगर यही मरले जैसे मर लड़के को मरले है वैसे फांसी होने की चाहिए सर की। बस यही कहाँ के रहने वाले? बनारस का। विशाल कहाँ के रहने वाले थे? बनारस का। विशाल भी बनारस का। ये है जौनपुर में काम करते हैं? हाँ, जौनपुर में मॉल में काम है। स्टाइल बाजार में। हाँ, रह के रूम आपन करत रही। रोज हमसे बात करत रही कि मम्मी तू चिंता मत। 2 साल से। कितने दिन से काम? 2 साल से। यही काम? हाँ, यही काम करती हूँ। क्या नाम आपका? आप जानकी नाम। 28 तारीख को कमला हॉस्पिटल के सामने एक महिला की एक बैग में लाश मिली थी। तत्काल इस संदर्भ में कोतवाली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। इसमें सबसे पहली समस्या ये थी कि महिला की पहचान सुनिश्चित नहीं थी। कोतवाली एसएचओ और उनकी टीम ने मिलकर पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की। इसके बाद उस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में गए और उन्होंने 6-7 घंटे के अंदर लगभग पहचान सुनिश्चित करते हुए अन्य कार्रवाई अमल में लाई। ये पूरी घटनाक्रम इनके प्रयास से 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उसकी पहचान महिला की सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत सारी कार्रवाई पूरी की है। इसके लिए ये बधाई की बात है। किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? ये महिला और पुरुष का पिछले कई वर्षों से संबंध था। ये बताया जाए, उन्होंने पूछताछ में बताया है कि 2019 से इन लोगों का आपस में संबंध था। बीच में महिला की शादी भी हुई थी, लेकिन इस संबंध के चलते वो विवाह विच्छेद हो गया था और ये संबंध इनका आपस में कंटिन्यू था। 24 तारीख को ये यहाँ शहर में आए और महिला जहाँ रहती थी उसके साथ ये वहीं रहे और 25 को सुबह में इनका आपसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसमें इन्होंने पलटे से लड़की को मारा
और वो लड़की बेहोश हो गई और इनको डर लगा कि कहीं हम इसमें फंस ना जाए, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को एक बैग में रखा और एक ही रिक्शा से यहाँ आपने जैसा देखा कमला हॉस्पिटल के सामने इन्होंने छोड़ दिया। अकेले थे क्या और घटना कहाँ पे अंजाम दिया था? ये मछली पड़ाव, मछली शहर पड़ाव जो है उसी में एक घर है, उसमें किराए पर रहती थी महिला, वहीं पे। क्या ये अकेले थे कि और उनके साथ था? नहीं, यही दोनों लोग थे। ये आपस में इनके काफ़ी नज़दीकी संबंध थे और ये आपस में शादी का भी इनका चल रहा था, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे, तो उस चीज़ को लेकर इनमें आपस में कुछ बात नहीं। कैसे ट्रैक किया गया पूरा घटनाक्रम कैसे ट्रैक किया गया? इसमें हमारी कोतवाली की टीम पूरी लगी रही। हमने इसमें CCTV फुटेज, सर्वेलांस और मैनुअल जो तरीका है उसका भी हमने यूज़ किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पे उससे संबंधित चीज़ें भी शेयर की और हमारा जो क्रिया तंत्र है उसके माध्यम से सारी चीज़ें पता की गई। लास्ट खुद ही अकेले लेकर के गया संकेत ये पूरा भरा और हाँ, शुरू में अकेले ले गए, फिर आगे ही रिक्शा पे करके फिर यहाँ डाला। उसके फुटेज भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं सारी चीज़ें। जिलाधिकारी ने फ्लोराइड युक्त पानी से प्रभावित लोगों के घर घर जाकर स्थिति की लिया जायजा। नल से जल योजना के तहत जल्द से जल्द चालू कर गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। पड़हर गांव में जन चौपाल लगाकर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की सुनी जल समस्या। हर घर घर नल से जल योजना के तहत लगाए गए टोटी से पानी पीने हेतु ग्रामीणों को जागरूक करने हेतु की गई अपील। जिलाधिकारी श्री BN सिंह द्वारा जल फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र पड़रच का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने दर्जनों घरों में स्वयं जाकर फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामीणों लोगों से वार्ता कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जल निगम के अधिकारी अभियंता को निर्देशित किया कि प्रथम दृष्टया प्राथमिकता के आधार पर यहां के नदियों में भी फ्लोराइड की जांच कराते हुए स्थिति को स्पष्ट किया जाए और जल्द से जल्द यहां हर घर नल से जल परियोजना शंकरी चालू कराते हुए ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक हर घर नल से जल परियोजना को पूरा होने में समय लगे, तब तक गांव में टैंकर के माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने जन चौपाल लगाकर लोगों की बारी बारी से उनकी समस्या को सरल भाव से सुना और संबंधित को समाधान के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि जिन घरों में नल से जल योजना के तहत पानी आ रहा है, उन ग्रामीणों को कैंप लगाकर जागरूक किया जाए या कि लगाए गए टोटी से निकलने वाला पानी स्वच्छ है और पीने हेतु टोटी के जल का ही प्रयोग किया जाए। सुबह आता है, 1 आध घंटा जब आता है तो आता है। 1 आध घंटा नहीं, 10 मिनट 20 मिनट। तो क्या करती है 10 मिनट में आधे पानी आता है? पानी भर के पिएगा। अच्छा, इसका पानी पीती है। हाँ, हम पिएगा। और घर का काम कैसे करती हैं? घर के काम हमारी इंदिरा बा। कहाँ है इनार आपका? कहाँ है? वहाँ से करती हैं। तो जब भी करिएगा पानी इसी से पीजिएगा। इससे जो जहर वहर होता है वो नहीं है, शुद्ध है ये। तो नहीं तो हम पानी जिया ले आवत बा, तब ले पानी पिए। जब पानी मान लीजिए आपको 10 मिनट आ ही रहा है, अगर ज्यादा समय तक आए तो इसको बंद कर दिया करिए, खराब न हो, पानी बर्बाद न हो। नहीं बर्बाद हमारा पानी हुई नहीं करे। कैसे हो क्या? आप बुलाओ उनको, कहें अपने इधर आइए। सास जो भागी हुई है। क्या सर इधर
सीएम साहब, आपने क्या इनके घर पानी सप्लाई दिया है? सर सामने जो है पाइपलाइन वगैरह मतलब आपके जैसे जो नमामि गंगे परियोजना से शायद इसी गांव में प्रोजेक्ट भी है आपका कहीं, तो वहाँ से यहाँ पर पानी जैसे इनको कम से कम पीने पानी तो आता है। एक्चुअली ये पुरानी योजना थी, उसको सर ऑपरेशन मेंटेनेंस में ले लिया गया है। जिनसे सर कल बची हुई काम है बिजली निगम की, पुराने जो बची हुई थोड़ा बहुत काम है वो आगे कराएंगे। जल्दी कराने जैसे मतलब कुछ पॉइंट पे मान लीजिए हर घर में तो धीरे धीरे करें आप, लेकिन गांव के 2-4 पॉइंट पर तो पानी दे दें। कब तक उम्मीद है? जैसे अभी इनकी स्थिति तो किराए में सही पानी देते हैं, अब सही नहीं होने वाले हैं। तेज रफ्तार का कहर बरपा हुआ जब एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। यह हादसा थाना मुंडा पांडे इलाके के दलपतपुर 0 पॉइंट पर हुआ। पुलिस के अनुसार 2 युवक शिविर की खुदाई का कार्य करके देर रात घर वापस जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। मृतकों की पहचान तालिब और रामचरण गांव मुड़िया मुलपुर थाना मुंडा पांडे के रूप में हुई है। राहगीरों ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टायर के नीचे दबे शवों को रेस्क्यू कर निकाला। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। हालांकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़के सभी लोग चले गए। रेहान ये छोटे बच्चे सिंगल बटन, सिंगल बटन। बच्चे इधर ना जाए, सब लोग बैठे अपने यहाँ पे बैठे। बाटिए भी आप लोग, बाटिए चलो बैठो, बाटिए आप लोग बाटिए। क्या इधर उधर नहीं जाएगा, कोई बच्चा इधर उधर नहीं जाएगा। तो हम अगले गेम की तरफ चलेंगे। अगला गेम जो हमारा है 100 मीटर दौड़ सीनियर, 100 मीटर दौड़ सीनियर है। तो बच्चे तैयार रहे, मैं नाम अभी बोलूंगा। हाँ, मैं चाहूंगा चित्रांकन के लिए, चित्रकला प्रतियोगिता के लिए उनका नाम लेंगे। जो बच्चों का नाम होगा वही उठेंगे, ठीक है ना? जो बच्चों जिस बच्चे का नाम होगा वही उठेंगे और बाकी बच्चे के लिए अन्य कार्यक्रम है। हेलो जो लगातार निस्वार्थ होकर के हमारे बच्चों को कला देने की कोशिश कर रहे हैं, जो छिपा हुआ गुण है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके योगदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे कि हमारे बड़े भैया 2 शब्द कहकर बच्चों को उत्साहित करें उनके कला के लिए। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं तो जे विश्व ज्योति जनसंचार समिति के जितने भी यहाँ पदाधिकारी लोग हैं, जो भी हैं, शिक्षक हों चाहे व्यायाम के हों चाहे जुज के हों, आप लोग का जो ये वनवासी बच्चों के लिए जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, इनको शिक्षा दीक्षा खेल कूद का आप लोग
शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोग को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने एक ऐसा बीड़ा उठाया इन गरीब बच्चों के लिए, इन वनवासी बच्चों के लिए। ये अति सराहनीय है। मैं गवर्नमेंट से भी मांग करूंगा कि बच्चों के जो भी संस्था है उसमें सहयोग करें। और मैं बच्चों को भी कहता हूं कि आप लोग अपने आप को वो न समझो, आप अपने आप लोग को धनी, व्यक्तिगत धनी का कान से अपने अंदर वो क्षमता रखो आप लोग। इसी के साथ मैं अपने संबंधों को खत्म करता हूँ। जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए। और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन है, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बैठिए, मुझे कार्रवाई, मैं चेतावनी देता हूँ विपक्ष को। अध्यक्ष जी, सीएजी की चर्चा पर, अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट पर अब मेरी बारी में ये लोग ऐसे बोलेंगे और मुख्यमंत्री जी को इसका रिप्लाई करने दीजिए। थोड़ी सभ्यता रखें, आप साथी हो हमारे, थोड़ी सभ्यता रखें। बात ये भी नहीं है कि अस्पताल में हेल्थ विभाग के द्वारा जो बजट दिया गया वो उपयोग हुआ कि नहीं। बात ये भी नहीं है कि कितने बेडों की जरूरत थी और कितने मिले। बात ये भी नहीं है कि दवाइयाँ जो चाहिए थी जनता को वो दी नहीं गई। बात ये है कि जो दिल्ली के लाखों लोग इनके अस्पतालों की वजह से धक्के खाते खाते दुखी हुए, उसके जिम्मेवार ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप सीएजी से मत भागिए, बैठिए। आएंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आएंगे। अभी आप सुनने का मादा रखिए। अभी ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, जब इन्हें पता है कि अब इनकी और उंगली है। आपकी मैडम का उसमें नाम है क्या? आपकी मैडम का नाम है क्या? मार्शल जनरल सिंह जी को बाहर ले जाए। चलो।
धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद धन्यवाद। इस तरीके से हाउस का समय बर्बाद करना असल में तो इनकी नीयत ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि ये जो रिपोर्ट अभी तो केवल मात्र 2 रिपोर्ट सदन पटल पे लाई गई हैं तो इनके होश उड़ गए हैं। पूरे के पूरे अखबार, पूरा मीडिया, पूरे चैनल्स रोजाना सुबह से शाम तक इनके काले चिट्ठे खोलते हैं और ये सोच रहे हैं कि बाकी की 12 आ जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं। मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाह रही थी कि सिर्फ ये विषय नहीं है कि जो अस्पताल में बजट कम यूज हुआ, कोविड के समय बजट कम यूज हुआ, कम बिस्तरों का उपलब्ध कराए गए। बात यह है कि उस समय के दौरान जो लाखों लोगों ने तकलीफें सही, जो मरीजों के दिल पे गुजरी, जो पूरी तरीके से अस्त व्यवस्था देख करके डॉक्टरों के मन पे गुजर रही होगी, वहां के स्टाफ पे गुजर रही होगी, जो परिवार जानों के साथ घटनाएं घट रही होंगी, आज उसको सोचिए तो दिल दहल जाता है। शर्म आनी चाहिए उनके माननीय विधायक को कि जब अशोक गोयल जी कोविड की चर्चा कर रहे थे, परिवारजनों के मरने की बात कह रहे थे, शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, ये बातें कह रहे थे, तो वो विधायक मुंह खोल के जो हंस रहे थे। शर्म आनी चाहिए। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार है। इसको इलाज की जरूरत है। पहले एक एक उनका डिपार्टमेंट, एक एक चीज, डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। केवल वो मुद्दे नहीं है जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी, बात तो अभी शुरू हुई है। अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। आज जब मैं अधिकारियों के साथ बैठी और मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई क्या है, तो मुझे ये समझ में आई कि मरीजों को नकली दवाइयां और नकली मरीजों को असली पेमेंट की गई उनके नाम पे असली पेमेंट की गई। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो ये हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली। कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है। करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सफाई के नाम पे घोटाला, दवाई के नाम पे घोटाला, टेस्ट के नाम पे घोटाला, इलाज के नाम पे घोटाला, बेड के नाम पे घोटाला, भर्ती के नाम पे घोटाला। घोटालों की सरकार केजरीवाल। ना डॉक्टर, ना नर्स, ना पैरामेडिकल हमारा स्टाफ। कितनी कमियां हैं वो मेरे बाकी के साथियों ने बताई। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नर्सिंग स्टाफ है, जो सेंशन है, वो 7,977 में से केवल 5,791 हैं। 2,186 नर्सिंग स्टाफ की सीट्स आज भी वेकेंट है। आप मानिए कि अस्पताल में यदि 2,000 नर्सों की कमी है तो उन अस्पतालों की क्या स्थिति चल रही होगी। आज भी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 234 सीटें खाली आज भी है। वो कैसे चल रही है, कहां पे उनकी ओपीडी हो रही है। जितना भी स्टाफ है, एक एक विभाग, यहां तक कि पैरामेडिकल जो पोस्ट है उसमें भी 2796 पोस्ट आज भी खाली पड़ी हैं। किस तरीके से ये अस्पताल चलाए जा रहे हैं अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहती हूँ। घोटालों की सरकार ने 10-10 हजार रुपए में जो कॉन्सेंट्रेटर मशीन थी उसको लाखों रुपए में खरीदा। 10 रुपए का वो N95 वाला मास्क जो था वो 150 रुपए में खरीदा। और शर्म की बात ये है, खरीदा तो खरीदा,
उपयोग हो जाता तो दर्द नहीं होता। दर्द इस बात है, आज भी हमारे अस्पतालों में पूरे के पूरे गोदाम कमरे भरे पड़े हैं उन सामानों से जो जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से किया गया है। आज भी पीपी किट, मास्क, कॉन्सेंट्रेटर मशीनें, सिलेंडर अस्पतालों में भरे पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। ना तो वो जनता के काम आ पाए, ना मरीजों के काम आ पाए। खरीद कर ली गई, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, आज भी वो अस्पतालों के गोदामों में पड़े हुए हैं। कितने शर्म की बात है। एक एक अस्पताल का गोदाम जाके खोल के देखिए, वहां पे क्या क्या पड़ा हुआ है, मिट्टी हो रहा है, परंतु इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। कितनी बुरी स्थिति है। कितनी सारी बीपी मशीनें खरीदी गई, पेमेंट हो गई, परंतु कहां गई, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कहां पे हो रहा है ये सब। आईसीयू, सीसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई, सारी की सारी मशीनें, कोई रेट फिक्स नहीं है, कोई दर नहीं, कहां किस तरीके से खरीद हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूं, एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, जो कि कोर्ट के आदेशानुसार लागू कर दिया जाना चाहिए, वो एक्ट जिसके माध्यम से पूरा का पूरा हमारे क्लिनिक, हॉस्पिटल, लैब और जितने भी टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। आपको ये जान करके माननीय सदस्यों ये हैरानी होगी कि आज भी दिल्ली जो है देश की राजधानी, घिसे पिटे 1993 के दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से चल रहा है, ना कि 2010 में बने हुए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से। क्योंकि इस पूरे एक्ट के माध्यम से अगर चलते तो वहां पे बहुत सारी चीजों की जवाबदेही तय हो जाती, परंतु पुराने नियमों के अनुसार जब वो काम कर रहे तो उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें कवर ही नहीं होती। जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि माननीय हाई कोर्ट ने मई 2022 के में ये निर्देश दिया कि भाई आपको केवल सीईए एक्ट के अनुसार काम करना है, परंतु इस सरकार ने उस एक्ट को लागू ही नहीं किया, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने उसे लागू ही नहीं किया। और आज इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि हम अगले हाउस में सबसे पहले इस एक्ट को, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 है, इसको लेके आएंगे और सारे आगे के निर्णय उसी एक्ट के माध्यम से लिए जाएंगे। इस सरकार का तो भगवान ही मालिक था और शायद भगवान ने इसीलिए इनको इनका फल भी दे दिया। हाई कोर्ट ने बार बार रिकमेंडेशन दिया, अनेकों बार स्वयं मोटो उन्होंने संज्ञान लिया और ये कहा, फरवरी 2024 में भी कहा, एक कमेटी भी बनाई गई, डॉक्टर सरीन कमेटी, जिसमें पूरा का पूरा हॉस्पिटल सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो, कैसे मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, किसकी ओपीडी हुई, पूरा का पूरा रेगुलेशन जो है वो ध्यान में आए। परंतु कभी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी किया नहीं। आज भी कौन मरीज आ रहा है, क्या इलाज हो रहा है, क्या बिलिंग हो रही है, क्या रिकॉर्ड है, किसी किताब में दिखाई नहीं देता। हाई कोर्ट के आदेशानुसार, उसके कहने के बावजूद उन्होंने स्वयं मोटो रिकमेंडेशन दिया कि आपका स्वास्थ्य विभाग गलत काम कर रहा है, जीरो है, इस पे लागू की जाए डॉक्टर सरीन कमेटी की रिपोर्ट्स, परंतु केजरीवाल और उनकी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। कितने शर्म की बात है। मैं आपको बताना चाहती हूं, 24 हॉस्पिटल जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट से एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ सर, एक भी अस्पताल का काम। 24 की रिपोर्ट तो नहीं बोल पाऊंगी, ये सारी है, पर कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूं। आपको बताना चाहूंगी, एलन हॉस्पिटल जिसका इनिशियल सेंक्शन कॉस्ट जो था 533 करोड़ था, शुरू हुआ 2019 में, परंतु
आज की डेट में भी 2019 से अब तक 65% काम कंप्लीट हुआ है और रिवाइज कॉस्ट जब आई तो 1135 करोड़ रुपए की, डबल ऑफ द कोस्ट और आज भी काम पूरा नहीं हुआ। आज फिर रिवाइज कॉस्ट की जरूरत है और आज उसमें फिर कितने 100 करोड़ बढ़ाने पड़ेंगे वो पता नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 95 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे की है। 95 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? ये सुन नहीं सकते थे इसलिए यहां से चले गए। यहाँ इन्हें बता दिया होगा कि भाई मैडम ये बोलने वाली है। 7 अस्पताल जो कि कोविड टाइम में होने थे, बनने थे, जो कि कोविड टाइम में विशेष रूप से आईसीयू हॉस्पिटल बनने थे, एक भी अस्पताल बना ही नहीं। कोविड आया चला गया, एक भी अस्पताल नहीं बना, कोई तो शुरू ही नहीं हुआ। कोई आज भी केवल पोटा कैबिन जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया जिसमें कि एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है। आज भी वो जो 1216 करोड़ रुपए के अस्पताल है वो मिट्टी हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। आज भी उनको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए और 1200 करोड़ रुपए लगा दें तो भी कामगार नहीं है, तो भी वो उपयोग नहीं होंगे। इसका हिसाब कौन देगा? ये बात इनको पता थी इसलिए वो यहां से चले गए। एक अस्पताल करोड़ों करोड़ रुपए का, एक भी अस्पताल का काम इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो ज्वालापुरी में एक अस्पताल था जिसकी सैंक्शन कॉस्ट 319 करोड़ रुपए थी, उसके बाद रिवाइज किया गया। मंत्री जी विजिट करने गए जी, वहां 8 फ्लोर का अस्पताल बनना था। मंत्री जी के मन में आई कि नहीं भाई, इस पे 2 फ्लोर और बढ़ा दिए जाए। उन्होंने आदेश दे दिया कि 2 फ्लोर और बढ़ा दो। ना वो 2 बने ना वो 8 हुए। पूरे के पूरे अस्पताल ऐसे 2 अस्पतालों में उन्होंने किया, मादीपुर में और ज्वालापुरी में, और दोनों अस्पताल आज भी पेंडिंग है। एक की कॉस्टिंग जो थी 319 करोड़, दूसरे की 320 करोड़, जिन पे आज तक एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। एक पे 247 करोड़ और दूसरे पे 252 करोड़, पर उसकी वैल्यू मिट्टी हो गई, कुछ भी काम आने की स्थिति में नहीं है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि बताइए भैया ये 24 अस्पतालों को कैसे वर्केबल कंडीशन में लेके आएंगे, क्या करेंगे? वो कह रहे मैडम इतना अनप्लैंड वे में काम होता था, किसी को यही नहीं पता था कि अस्पताल है तो उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। वहाँ पे मोर्चरी होनी चाहिए, वहाँ पे आईसीयू होना चाहिए, वहाँ पे रिसेप्शन होनी चाहिए, कि वहाँ पे क्या होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट में इतनी खामियां है कि इसके लिए अलग से एक कमेटी बनानी पड़ेगी और उस समय के तत्कालिक अधिकारी भी जो हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि ऐसे अनवर्केबल जो प्रोजेक्ट है उनको सैंक्शन कैसे किया गया, कैसे उसमें करोड़ों रुपए की लागत लग गई। अगर इन 24 प्रोजेक्ट की इन प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ही अगर हम कैलकुलेट करें तो भी दिल्ली का करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये बात इनको जवाब देना पड़ता, इसलिए ये हाउस में से चले गए हैं। एक और बात बताना चाहूंगी, 2014 के बाद से लेके अब तक एक एक्ट होता है, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट बनती है। सरकार वो लिस्ट बनाती है कि आपके जितने भी लोकल प्रिक्योरमेंट जितनी हो वो उसके माध्यम से हो, वो दवाइयाँ जो है उस रेट पे और वो दवाइयाँ खरीदी जा सके। 2000 के बाद से इन्होंने एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई ही नहीं, उसी लिस्ट पे काम करते रहे। जबकि किसी राज्य में वो 1 साल में रिवाइज होती है, किसी में 2 साल में होती है, परंतु होती जरूर है। उसको ऐसा नहीं होता कि सालों साल चलाए रहो। और इसका नुकसान ये हुआ कि हर अस्पताल ने अपनी ही लिस्ट निकालनी शुरू कर दी, अपना ही लोकल काम करना शुरू कर दिया। और उसमें आप सोचिए कि कितना घोटाला हुआ होगा, जो कि अभी सामने आना बाकी है। कोई इनकी सेंट्रल परचेजिंग नहीं, हर अस्पताल को छूट है कि भैया अपना कीजिए जो आप करना चाहते हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 15 प्लॉट डीडीए से खरीदे 684 लाख में। वो 15 प्लॉट खरीदे गए थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए,
परंतु दुख है मुझे, एक भी साइट का उपयोग अभी तक हुआ नहीं है, वो जीरो है, वहीं पड़ा है। करोड़ों रुपए की जमीनें लेकर के उसे डंप कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र था वो तो ये जाने या राम जी जाने, परंतु इस तरह के जितने मुद्दे हैं इससे ये पता चलता है। वो एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, मुझे याद आ गई। सिद्धू जी अब हमारे यहाँ नहीं है, वो सुनाते थे। कह रहे जी एक दुकान पे कुछ पुलिस वाले आ गए और आ करके कह रहे कि चोरी हुई थी उस दुकान पे। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भी बता चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ, कितना नुकसान हो गया। और वो पुलिस वाले बात करते जाएं और वहां पड़े हुए बादाम और काजू खाते जाएं, हाथ में मुट्ठी भरी खाते खाते बात करते रहे कि बताओ भाई और क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। कह रहे सर नुकसान तो अभी चल ही रहा है, पूरा हुआ कहाँ है। तो नुकसान तो अभी चल ही रहा है, अभी पता नहीं चला कि कितना नुकसान और है, जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। ये बात करते हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए कब देंगे। करोड़ों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबी हुई इस दिल्ली सरकार की हालत इन्होंने जिस प्रकार से छोड़ी है, ये हमसे इनकी औकात नहीं है। हमसे पूछे कि ये 2500 रुपए हम कब देंगे, हमारा वायदा है हम जरूर देंगे, पर इनकी हैसियत नहीं है कि वो हमसे पूछे कि हम ये 2500 रुपए कब देंगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, चोर चोरी से जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये चोरी की जो आदत है इनकी लगातार जिस तरीके से चल रही है, बच्चों के स्कूल के क्लासरूम में चोरी, सड़कें बनाने में चोरी, इलाज में चोरी, ठेकों में चोरी, शराब तक में चोरी, जितने भी काम हैं प्रदूषण में, यमुना सफाई में, सब में चोरी। चोरी यहीं रुक जाती तो शायद पता चलता, पर उससे बड़ी चोरी एक और बताती हूँ। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स की भी चोरी। दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल, सीएमओ दिल्ली के ये अकाउंट माननीय केजरीवाल जी ने तुरंत जैसे ही सरकार बदली, केजरीवाल एट वर्क करके अपने हैंडल में तब्दील कर लिया। क्या ये उनकी प्रॉपर्टी है? ये दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है। ये आतिशी जी का ये अकाउंट, ये भी आज तक इन्होंने वापस नहीं किया। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, एक भी अकाउंट ये इन्होंने वापस नहीं किया। हमने इनकी कंप्लेंट दर्ज कराई है। जो सोशल मीडिया अकाउंट की भी चोरी करके ले गए, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो और क्या छोड़ के जाएंगे। अध्यक्ष जी, इतना कहना चाहूंगी, 10 साल दिल्ली बेहाल, 10 साल दिल्ली बेहाल, कर गए कमाल, कर गए कमाल। नोटंकी, भ्रष्टाचार, चाल पे चाल, वाह रे केजरीवाल, वाह रे केजरीवाल। इस बुरी स्थिति में दिल्ली को पहुंचाने के बाद भी, कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये लोग यहाँ खड़ के कुछ बोलने की हैसियत में नहीं है अध्यक्ष जी। ये हमारी ओर उंगली उठाने के से पहले ये देखे कि जो उंगलियां इनकी तरफ है उसका जवाब तय करके आए। आज जिन परिस्थितियों में हमें दिल्ली सरकार मिली है, हम अपनी पूरी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। एक एक विभाग जिस तरीके से कर्जे में डूबा है, जो उसकी हालत है, सबको समझने में, सबको उठाने में न जाने हमें कितना वक्त लग जाएगा। परंतु हमारी नीति और हमारी नीयत स्पष्ट है, साफ है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। और हमारी ये पूरी टीम, मैं और मेरे पूरे मंत्री, सभी विधायक, दिल्ली को इस भयंकर स्थिति से बाहर लेके जाएंगे और वो सारे काम करेंगे जो दिल्ली के हित में है। आज इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, अभी केवल 2 रिपोर्ट आई हैं अध्यक्ष जी, अभी बाकी आनी बाकी है। तो यही कहना चाहूंगी कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सदन ने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के संबंध में सीएजी रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की है। इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर दिनांक 28 फरवरी 2025 को रखा गया था। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गंभीर खामियों और अनियमितताओं को उजागर किया गया है।
यह ऑडिट वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए किया गया था, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी। सीएजी रिपोर्ट में बताई गई कुछ अनियमितताएं इस प्रकार हैं: अस्पतालों में विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट आदि की कमी, आवश्यक दवाइयों और इक्विपमेंट की कमी, अधिकांश कैट्स एम्बुलेंस द्वारा जरूरी इक्विपमेंट्स और साधनों के बिना चल रही थी। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब पाया गया और इसका मैनेजमेंट भी खराब रहा। विभाग स्वास्थ्य कार्यों के लिए एक्वायर किए गए 15 प्लॉट्स में से किसी का भी उपयोग नहीं कर सका। खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण हर साल धन का उपयोग नहीं हो पाया। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2018-19 के दौरान हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे के लिए 78.41% बजट खर्च ही नहीं किया गया। मैं ये व्यवस्था देता हूं कि सदन की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति प्राथमिकता के आधार पर सीएजी की इस रिपोर्ट की भी जांच करेगी और 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सीएजी रिपोर्ट भेजेगा और स्वास्थ्य विभाग 1 महीने की अवधि के भीतर अपना एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करेगा। अल्पकालिक चर्चा नियम 55। श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी ने दिल्ली में पानी की कमी, जलभराव, सीवर ब्लॉकेज तथा नालों की डिसिल्टिंग के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने यहीं विधानसभा में कहा जर्नैल को कि वो ट्वीट डिलीट करेंगे, हटाएंगे, लेकिन असल में क्या है कि उनको कानून मानने की आदत रही नहीं है। 10-12 साल उन्होंने जो धज्जियां उड़ाई हैं, मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है, आखिरकार इस हाउस की कोई गरिमा है। इतने कहने के बाद जब हम अभी भी देख रहे हैं तो अभी तक भी उसने इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। नहीं, उस पर सदन निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि इस पे सदन को जरूर इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये रोज की जिस तरह के काम बना रखा है, मजाक है कि हम तो करेंगे ना, तुमने जो करना करें। नहीं, ये सदन में जिस तरह का विपक्ष का व्यवहार है, ये गैर जिम्मेदार व्यवहार है और ये कड़े शब्दों में मैं विपक्ष के इस व्यवहार की निंदा करता हूँ। स्वस्थ वातावरण में चर्चा में भाग लेने की बजाय वो तरह तरह से सदन को जो है वो डिस्टर्ब करते रहे, ये अच्छा नहीं है। आज मैं सभी सदस्यों को जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबकी का अभिनंदन करता हूँ कि सुबह 11 बजे से सदन चल रहा है और यहाँ पर सभी सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं वो चर्चा में भाग ले रहे हैं और पूरी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से चर्चा में अपना विषय रख रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि विपक्ष भी इसी भांति से चर्चा में भाग ले और सदन को बार बार डिस्टर्ब करने की बजाय अगर चर्चा, क्योंकि आज भी जितने सदस्यों के नाम उन्होंने मुझे दिए थे, मैंने 100% उनके सदस्यों को बुलवाया है। एक भी सदस्य का नाम ऐसा नहीं छोड़ा जो चाहते हो बोलना विपक्ष का और उनको मौका ना मिला हो, लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष इस प्रकार का गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहा है, उनके एक सदस्य तो उस सूची में से मार्शल आउट हो गए थे, तो नेता विपक्ष ने कहा क्योंकि हमारे एक सदस्य चले गए हैं बाहर तो उनके स्थान पर आप दूसरा नाम ले लीजिए। मैंने उनके स्थान पर दूसरा नाम लिया और उनको मौका दिया। तो अभी जो आपने बात रखी है उसको सदन के संज्ञान में है और उचित समय पे उचित कार्रवाई होगी। सूर्य प्रकाश खत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय और इस पवित्र सदन के गणमान्य सदस्यगण, मैं मुख्यमंत्री जी व जल मंत्री श्री परवेश साहिब सिंह जी का ध्यान दिल्ली के जल सीवर भराव की तरफ, डिसलिटिंग की तरफ ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक दर्द भरे दिल के साथ यहां खड़ा हूं क्योंकि दिल्ली की आत्मा घायल है, उसके सीने में छुरा घोंपा गया है। उन्हीं हाथों ने जो इसको सुरक्षित रखने की शपथ लेते थे। अध्यक्ष जी, साफ शब्दों में कहूं तो पिछली केजरीवाल सरकार ने 10-11 वर्षों में अपने कार्यकाल के में दिल्ली के दिल में छुरा घोंपा और इस छुरे को हर बार घुमाते हुए उन्होंने 2 करोड़ लोगों के विश्वासघात किया और दिल्ली को एक मानवीय संकट में डालकर लोगों का जीवन दुभर कर दिया। अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने
11 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। या तो सारा पैसा ऐड में दिया, हजार के 500 करोड़ के ऐड दिए, या फिर अपने शीश महल के अंदर उसको बनवाने में व्यस्त रहे और जनता का पैसे का दुरुपयोग किया। आज मैं आपके सामने दिल्ली की वास्तविक स्थिति को रखने आया हूं। एक ऐसी स्थिति हमारी राजधानी की गरिमा के साथ खिलावाड़ कर रही है। अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली और यहां के लोगों की जो उपेक्षा की है उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। आज मैं आपको कुछ ठोस आंकड़ों और तथ्यों के साथ बताऊंगा कैसे दिल्ली जल बोर्ड, सीवरेज सिस्टम और जल भराव की समस्या ने दिल्ली वासियों का जीना दुभर कर दिया है। अध्यक्ष जी, केजरीवाल की निगरानी में दिल्ली जल बोर्ड साफ पानी के नारे लगाता था, लेकिन खुद उनके दफ्तरों में और उनके अफसरों को बोतल बंद पानी पिलाया जाता था। और दिल्ली की आज भी सारी जनता या तो आरओ से पानी पी रही है या पानी खरीद कर पी रही है। पाखंड उनके नालों से बहने वाले जहरीले पानी से भी गाढ़ा था। उनके पाखंड तो इतने थे कि नलकों से भी जहरीले पानी से भी गाढ़े थे। एक मिनट, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट बैठिए, मंत्री जी कुछ। माननीय अरविंदर सिंह लवली जी के माता जी का काल चलाना हो गया, तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसके बाद आज के लिए हमें भी उनकी माता जी के लिए देखते हुए इस हाउस के बारे में क्या चर्चा हो आप ज़्यादा जानते, पर मैं आपके संज्ञान में चीज लाना चाहता था। वो आपके ध्यान में। अध्यक्ष जी देखिए, एक तो 2 मिनट का हम शोक प्रकट करेंगे। दूसरा, ये सदन अब तय करेगा कि सदन की कार्रवाई चूंकि अपने अंतिम क्षणों में है, तो ठीक है, जैसा सदस्यों की राय है। जी ठीक है, तो 2 मिनट का हम लोग शोक प्रकट करेंगे और उसके बाद जो भी चर्चा प्रारंभ की गई थी हम उसको स्थगित करते हैं। अगले सदन में इस चर्चा को लेंगे और एक बार सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम शांति शांति। माननीय सदस्यगण, सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूँगा कि सदन के सत्रावसान के लिए मैं उपराज्यपाल महोदय के पास प्रस्ताव भेज रहा हूँ। 8वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए मैं सदन की नेता एवं मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सभी मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुश्री आतिशी जी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।
मैं अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।